हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र उसी को कहते हैं, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सिर्फ 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रिपीट, सिर्फ 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 100% गारंटी है, वही 20 क्वेश्चन से आपका सिविक्स का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा और कैसे। सबसे पहले जानते हैं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र लोगों पर, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा और कैसे। तो ये कथन अब्राहम लिंकन ने कहा। और ये कैसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य शासन के लिए बनता है, यानी कोई नेता जिसको आप वोट देकर नेता बनाते हैं, तो ये आपके लोग के बीच से ही निकल के जाते हैं। इसीलिए ये अब्राहम लिंकन जो बोले थे, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है। इसी को अगर डिटेल में लिखा जाए तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा। और भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, इसमें शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति जवाबदेह है। लोक प्रतिनिधि जनता के बीच से चुने जाते हैं और जनता के लिए ही शासन का संचालन करते हैं। ओके, अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इसको आप डायरेक्ट लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा। और अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछें तो आप इसको पूरा लिखना होगा और जितना हो सके आप लोग अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में कितने लोग जुड़ रहे हैं और लोगों के जुड़ाव के कारण हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी को हम सत्ता में साझेदारी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक राजनीतिक की व्यवस्था वाले राज्य में सत्ता की साझेदारी का आवश्यक आधार है। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना कामकाज चलाते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित किया जाता है, यानी जितने लोग सत्ता से जुड़ेंगे लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र कहने का कारण ये है कि यहाँ पे कोई अपना धर्म नहीं है और यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोगों को छूट दिया गया है, यानी कि यहाँ जातीय भेदभाव, वंशगत भेदभाव नहीं है। इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, भारत का शासन देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। यहाँ की शासन व्यवस्था समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है तथा समस्त नागरिकों पर समान कानून एवं नियम लागू होते हैं। यहाँ जाति, वंश, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। अंततः भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। या इसी क्वेश्चन का दूसरा पूछा जाता है, किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पे कोई भी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, अपने शब्दों में लिखिएगा। ओके, प्रथम, भारतीय संविधान के किसी भी राजकीय धर्म को भारत स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने एवं उनके आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। हमारा संविधान धार्मिक समानता एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यहाँ धार्मिक पर आधार पर नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव अवैधानिक घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। जस्ट अभी थर्ड क्वेश्चन आपको बताया, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया कि जितने भी सत्ता में ज़्यादा सरकार में आदमी लोग बने रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग लोकतंत्र को सुदृढ़ करेंगे। तो वही क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखते हैं, लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है सत्ता में साझेदारी करना। तो जब लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है तो वह उसे भ्रष्ट बना देती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी भ्रष्टता को रोकने के लिए परम आवश्यक समझा जाता है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह में टकराव की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल का काम क्या है, चुनाव लड़ना या फिर लड़वाना, या फिर किसी भी, अगर सरकार में है तो नए नए नियम बनाना, अगर विरोधी दल है तो क्या करना, सरकार की आलोचना करना, सरकार जो गलतियाँ करती है उसको ध्यान लाना।
तो इसे लिखते कैसे हैं? राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते हैं या फिर करवाते हैं, चुनाव लड़ते हैं या लड़ाते हैं, नीतियाँ एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं या कराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के प्रमुख 6 कार्यों का वर्णन करें या राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, राजनीतिक दल का काम क्या है। सबसे पहला काम है जनता को शिक्षित करना, जनमत का निर्माण करना दूसरा काम, तीसरा काम है निर्वाचन में भाग लेना, चौथा काम है शासन चलाना, पाँचवा काम है सरकार की आलोचना करना और छठा काम है जनता की शिकायतें सुनना, सातवां काम है अनुशासन कायम रखना। चलिए हम इसको लिखते कैसे हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। जनता को शिक्षित करना। आज के राजनीतिक माहौल में जनता को राजनीतिक का ज्ञान होना आवश्यक है। राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। वे अपना कार्यक्रम, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं। दूसरा, जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य जनमत का निर्माण करना है। जनता के सामने तरह तरह के नारे देते हैं जिससे जनता देश की राजनीतिक समस्याओं पर अपना निश्चित कर पाती है। तीसरा काम है निर्वाचन में भाग लेना। राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य काम चुनाव में भाग लेना है। चुनाव में वे अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा अधिक से अधिक सीट जीतकर सरकार का निर्माण करते हैं। चौथा काम है आपका शासन चलाना। राजनीतिक दल देश के शासन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को राजनीतिक दल की सरकार के नाम से भी पुकारा जाता है। पांचवा है आपका सरकार की आलोचना करना। सत्तारूढ़ दल के अलावा देश में विरोधी दल भी होते हैं। विरोधी दलों का काम सरकार को उनकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाना है। वे सरकार की आलोचना करते हैं, इससे सरकार अपने कार्यों के प्रति सजग रहती है। ओके, छठा है जनता की शिकायतें सुनना। राजनीतिक दलों का काम जनता की शिकायतें सुनना भी है। विरोधी दल जनता की शिकायतें सत्तारूढ़ दल के सामने रखते हैं। सत्तारूढ़ दल उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करता है। सातवां है अनुशासन कायम रखना। राजनीतिक दलों का एक अन्य काम अपने सदस्यों के बीच अनुशासन कायम रखना है। किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके संगठन एवं अनुशासन पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण क्यों कहलाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर कोई एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहेगा तो वो निरंकुश शासन करते रहेगा, यानी राजतंत्र लगा देगा। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए हम इसको लिखते कैसे हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं और वे ही लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, यह शासन को निरंकुश होने से रोकते हैं। आप अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बस 20 क्वेश्चन ही दिया गया है, आपके सिविक्स का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ये मेरा वादा है। ओके, आप इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, एग्ज़ाम का तैयारी मन लगा कर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, या क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। दोनों क्वेश्चन सेम है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये इस बार के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, देखिए लोकतंत्र में अगर आतंकवाद है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम लोग परिचित हैं, जैसे पाकिस्तान आतंकवादी हमेशा भारत में भेजते रहता है, तो इससे हमारे देश के अंदरूनी भाग यानी आर्थिक संकट, संपन्नता उत्पन्न होती है और भी ऐसे अनेकों संपन्नता उत्पन्न होती है जिससे लोकतंत्र खतरा में पड़ जाता है। चलिए हम इसको लिखते कैसे हैं, बताते हैं आपको। आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि इस देश की एक अखंडता खतरे में पड़ जाती है। किसी दुर्घटना और घटना को कार्य रूप परिणत करना जिससे आम आदमी भयभीत हो जाए वह आतंकवाद कहलाता है। आतंकवादी घटनाएं जनसाधारण के दिलो दिमागों में एक भय उत्पन्न कर देता है जिससे देश या समाज की शांति खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद मानवता, अमन, चैन और विश्व बंधुत्व के विरोध है। आतंकवादी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को भिन्न भिन्न कर देना चाहता है। विश्व से आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सभी देशों को संयुक्त रूप से आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। आतंकवाद के कारण देश के विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए आज जरूरी है कि इस समस्या से निपटारे के लिए सशक्त कदम उठाया जाए। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो लोकतंत्र उत्तरदायी कैसे है और वह कितना अच्छा सरकार का गठन करता है, इससे इसी बात को लिखना है। यानी जैसे आप लोग चयन करते हैं, वोट देते हैं, तभी तो कोई नेता बनता है। तो लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि यह कैसे उत्तरदायी, यानी आप जैसा सरकार चुनना चाहते हैं वैसा चुनते हैं, तो ये लोकतंत्र का काम है। तो ये लोकतंत्र उत्तरदायी कैसे है इसके बारे में लिखना है। अपने शब्दों में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ है लेकिन आंसर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है।
क्यों करता है? तो यहाँ नियमित, स्वतंत्र एवं स्वच्छता तरीके से चुनाव संपन्न होता है। इसके प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे तथा विधायकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है। यहाँ सरकार के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में जानने के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार का प्रदान करता है क्योंकि इसका निर्माण जनता के द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि करते हैं। यह प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करता है तथा तदनुसार नीतियों एवं सरकार बनाता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। लोकतंत्र एक गैर सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह जनता की सरकार होती है या जनता की ही होती है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाकर स्वयं के ऊपर शासन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दल के लिए प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है? यानी भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उसका चुनौतियाँ क्या है, यानी कोई नया दल बनाना चाह रहा है तो बन क्यों नहीं रहा है, और जितने भी दल बने हुए हैं उनका प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, यानी कि क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ये चैनल को आप शेयर कीजिए, द फ्यूचर को इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। 100% गारंटी है इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है। भारत के प्रायः राजनीतिक दलों में कुशल नेतृत्व का संकट है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वंशवाद अपनी गहरी पैठ बना चुकी है। इसकी समाप्ति राजनीतिक दल के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में खड़ी है। राजनीतिक दलों के काले धन एवं अपराधियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण चुनौतियां और भी गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये बता दें, ये राजस्थान में हुआ था और इसमें जितने भी सरकारी आंकड़ा था उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त करनी थी। यही कारण था सूचना के अधिकार आंदोलन का मेन उद्देश्य था। चलिए हम इसको लिखते कैसे हैं। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के छोटे गांव से हुई थी। सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य किसी भी नागरिक द्वारा सरकारी अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के संबंधित में पूछे गए सूचनाओं को प्राप्त करना था। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में पूछें, यानी 4 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछें, तो ये पूरा लिखना होगा। 1994 और 96 में जज, यहाँ पे जज होगा जन नहीं, जज सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 1996 में सूचना का अधिकार दिल्ली के समिति में गठन कर लिया गया था। लेकिन 2002 में यह सूचना विधेयक पास हुआ था जिस पर कोई भी अमल नहीं किया जा सका। फिर 2004 में विधायक संसद उपस्थित किया गया, तो फिर 2005 में राष्ट्रपति द्वारा इसे पारित किया गया। ओके, यह राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? ये आज आम बात हो गई है, आप लोग भी देखते हैं। दल बदल कानून क्या है? यानी कोई भी पार्टी किसी को टिकट दे दिया, उस टिकट से वो जीत गया, बाद में वह क्या करेगा, यानी कि उस दल से हट जाएगा, तो जो सरकार बनी है वो सरकार गिर जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको अपने बिहार में ही देखने को मिल जाएगा। इसको लिखते हैं आंसर, जब कोई सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल के टिकट पर जीत हासिल कर लेता है और वह उस पार्टी से अलग होकर किसी अन्य पार्टी की सदस्यता हासिल करता है तो इसे दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि धन और पद के लालच में सरकार को अस्थिर बनाने लगे। 1985 में भारतीय संसद कानून बनाकर प्रतिनिधियों द्वारा दल को बदलने पर पाबंदी लगाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है? यानी भाषा नीति क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो भाषा नीति यह है जिससे हमारे देश में किसी दूसरे भाषा को ठेस न पहुँचे। ओके, तो इसको लिखते हैं, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बदलाव न होने देना भाषा नीति कहलाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग निषेध है। उसके बावजूद हिंदी भाषी प्रदेश की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। ओके, यानी जब भी कोई फॉर्म सरकारी फिलअप करते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ हिंदी को ही मान्यता मिला है। लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे समझने के लिए वहाँ के लैंग्वेज में इंग्लिश को डाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे? ये बीबीआई क्वेश्चन है, इस बार पूछेगा। ओके, चलिए, बिहार में छात्र आंदोलन क्यों हुआ था? तो कांग्रेस एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और 1971 के बाद भी देश का हालत सुधार नहीं हुआ था। यही कारण बेरोजगारी, इसके कारण पूरे भारत में ये क्रांति फैल गई थी जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ था, जिसे जयप्रकाश नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था। चलिए इसको आंसर में कैसे लिखते हैं, आप अपने शब्दों में आंसर देने का प्रयास करेंगे। विद्यालय के द्वारा जो भी बताया जाता है उसमें भी आप प्रयास करेंगे कि अपने आंसर हो उसमें। ओके, आंसर लिखते हैं, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर 1971 के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। चुनाव के कुछ वर्षों के बाद भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश की स्थापना के सहयोग करने के कारण अमेरिका भी भारत को सहायता राशि देना बंद कर दिया तथा मानसून की असफलता के कारण देश में कृषि की पैदावार कम हुई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जो ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई।
ये क्वेश्चन इसमें पूछता है कि बिहार में शुरू हुआ ये आंदोलन भारतीय आंदोलन कैसे बन गया, यानी पूरे भारत में कैसे फैल गया। तो इसका कारण है कि बिहार के छात्र जो सरकार से सवाल किया तो ये धीरे धीरे क्रांति पूरे भारत में फैल गई, जिसके कारण ये इसमें भारत में भी इसकी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यानी ग्राम पंचायत में कितने सदस्य कार्यरत रहते हैं। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव एवं ग्राम रक्षक दल होते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रगति में यानी राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं के क्या योगदान है। इसमें क्वेश्चन पूछता है बिहार के प्रगति में महिलाओं के क्या योगदान है। दोनों का सेम आंसर है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना है, उसमें बिहार रख देना है, इसमें भारत रख देना है। ये क्वेश्चन आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, तो राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। तो हम बता दें कि आज आधुनिक युग में महिलाओं ने भारत में प्रगति की है, यानी कंधों से कंधों मिलाकर पुरुषों का साथ दे रही है। यानी राष्ट्र की प्रगति कोई अकेले पुरुष नहीं कर सकता है, महिलाओं को साथ आना आवश्यक है। इसमें हमारी महिलाओं आज भागीदारी में सक्षम है, अव्वल है। ओके, चलिए हम इसको आंसर में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं के क्या योगदान है। इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं के योगदान निम्नलिखित है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महिलाएं कुशल गृहिणी के रूप में घर का सभी काम करती हैं। वह खाना बनाने, कपड़ा साफ करने, सिलाई कढ़ाई एवं बच्चे का पालन पोषण करती हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति देखी जा रही है। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए। यानी नगर निगम का आय, उसका इनकम कहाँ से होता है। तो नगर निगम का इनकम टैक्स से होता है। चलिए हम इसका आंसर के रूप में लिखते हैं, नगर निगम के आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। पहला है हाउस टैक्स यानी गृह कर। नगर निगम गृह स्वामियों की उनकी जायदाद के मूल्य एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में वसूल करते हैं। दूसरा कर है वाटर टैक्स, जल कर। नगर निगम मकान तथा दुकान के कर मूल्य का निर्धारित प्रतिशत लगभग 3% जल के रूप में उनके मकान मालिकों से वसूल करता है। तीसरा है मनोरंजन कर यानी इंटरटेनमेंट टैक्स। नगर निगम द्वारा विभिन्न सिनेमाघरों, नाट्यशालाओं, थिएटर, संगीत सम्मेलन, सर्कस आदि मनोरंजन के साधन पर कर लगाया जाता है, जिसकी आय प्रमुख साधन है। इससे अतिरिक्त विज्ञापन संबंधी बैनर, होल्डिंग्स, साइन बोर्ड आदि के कारण भी कर वसूली जाती है। यानी जो बोर्ड, जितने बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर दिखते हैं, उसका भी टैक्स नगर निगम को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। यानी ग्राम पंचायत का क्या काम है और वो क्या क्या कर सकता है। ओके, तो ग्राम पंचायत, इसका आंसर लिखते हैं, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन का एक अंग है। गांव में सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के लिए सशक्त कड़ियाँ हैं। भारत में प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायत का अस्तित्व रहा है, परंतु आधुनिक काल में इसके अस्तित्व को मान्यता देने का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम सन 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए तथा ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए। 73वें संशोधन द्वारा इसकी शक्ति तथा क्षेत्र का विस्तार हुआ। ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। यानी इसका क्या क्या काम है। पहला काम है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता एवं पुनर्वास कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग देना, अपने क्षेत्र की कृषि एवं उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने की सार्थक पहल, ग्रामीण अंचल की आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा इत्यादि आदि की सुविधाओं व्यापक व्यवस्था। इसके अलावा भी इसके कुछ और भी कार्य होते हैं। ओके, अपने कार्य के सुचारू संचालन के लिए ग्राम पंचायत को व्यापक शक्ति प्रदान दी गई है, जो इस प्रकार है। अपने कार्य को संपादित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार, अपने कार्य एवं पदाधिकारी को अवगत निर्देश कराने का अधिकार, अपने भारतीय तथा वार्षिक योजनाओं की राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने की शक्ति, सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने की शक्ति, ग्रामीण अंचल की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कमी व्यवस्था आदि की व्यवस्था करना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि को विकास कार्यों में व्यतीत करने की शक्ति, प्राकृतिक विपदा से निपटने, सहायक एवं पुनर्वास से कार्य करने की शक्ति, प्राकृतिक विपदा से निपटने, सहायक एवं पुनर्वास कार्य की दिशा में कार्य करने की अधिकार इत्यादि। इस प्रकार राज्य सरकार को स्थानीय स्वशासन में सहयोग प्रदान करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है,
परिवार और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित किया है। यानी बिहार के राजनीतिक व्यवस्था को परिवार और जातिवाद खा चुकी है। इसके बारे में अगर बात करें, जैसे अगर कोई भी परिवार का सदस्य नेता है तो उसके बेटा नेता, उसके पोता नेता, आने वाले पीढ़ी नेता, यानी उसके दादा नेता, उसके पिता नेता, वो भी नेता। तो ये जातिवाद चलते आ रही है और परिवारवाद चलते आ रही है। और जातिवाद करने का मतलब कोई एक नेता अपने जाति वोट बैंक बना के जीत जाते हैं और जीतने के बाद वह उसी जाति के लिए सरकार से मिन्नतें करते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं उसी जाति को, बाकी बात जाति पर उनका ध्यान नहीं रहता है। चलिए अब हम इसको लिखते कैसे हैं। क्वेश्चन है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित किया है। आंसर लिखते हैं। अगर हम बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों पर नज़र डालते हैं तो आज बिहार में भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि के निधन या स्थिति के कारण कोई सीट खाली हुई है उसके ही किसी परिवारजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। बिहार में परिवारवाद की यह लोकतंत्र की खामियों को दर्शाता है। बिहार में अभी भी राजनीतिक में परिवारवाद हावी है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिहार में दूसरी समस्या जातिवाद की है। बिहार की राजनीतिक में जातिवाद काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुकी है। जातीय वोट बैंक बनाकर बरसों का चुनाव जीतकर कुछ नेता राजनीतिक दल में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ऐसा देखा गया है कि जो नेता अपने लिए जातीय वोट बैंक सुरक्षित किला बना लेते हैं, वे सत्ता में आने के बाद आम लोगों को सामान्य विकास में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वैसे नेतागण कुछ खास जातीय समूहों व व्यक्तियों के लिए सरकार स्तर से सामूहिक व व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस शैली की राजनीतिक से बिहार को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है तथा बिहार अभी भी भारत के मानचित्र पर एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में जाना जाता है। ओके, यही आपका 20 क्वेश्चन है और इस 20 क्वेश्चन से ही आपके सिविक्स का हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इस चैनल को आप शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि दोस्तों को भी मदद मिले। और इस 20 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो सिविक्स का जल्द ही आपको इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।